गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग सत्यार्थ, कैसे हो बच्चों? सर बढ़िया। एकदम सत्यार्थ, पूरा ब्रेकफास्ट चल रहा है? जी सर। नहीं ठीक है, मैथ की क्लास भी हो जाएगी, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा साथ के साथ। सर काहे हमें लॉक करके रखे हैं, कल कल से हो रहा है ये। ये कुछ मेरा सिस्टम है भाई, मार्केट में। हम कौन भाई आपको लोग करने वाले? हम तो चाहते हैं सब परिंदे आजाद रहे। तो आती एकदम फीलिंग कूल होनी चाहिए। बाकी क्या रखा है दिमाग में? हिमांशी, हम भी एकदम बढ़िया। आप बताओ बच्चों, एक सेकंड। आप मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में जो आपको थ्योरी क्वेश्चंस कराए थे वो सब कुछ रिवाइज कर लिया? अभी तक कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना जिनका भी मतलब मैसेज आया होगा, बेचारे अभी उठेंगे, जिनकी गुड मॉर्निंग हुई होगी। थोड़ा एक बार उनका वेट कर लेते हैं जरा। वो है ना, पर्सनल जाल बिछाते थे आप, जो आपकी वो चलती थी चुगलियां, उसको एकदम लॉक। आधी मोहब्बत तो यही खत्म हो गई, स्टार्ट होने से पहले जो धीरे धीरे स्टार्ट हुई होंगी, शुरुआत होते ही क्लोज एकदम लॉक। गुड गुड आफ्टरनून भाई। आपके यहाँ भाई ऐसा इस टाइम गुड आफ्टरनून भाई, हद हो गई। ये तो एकदम मतलब हैवी ड्राइवर वाली बात हो गई। अमरजीत, गुड आफ्टरनून। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है भाई, सुबह 9 बजे आपके मैसेज आ रहे हैं गुड मॉर्निंग के, और आप कर रहे हो गुड आफ्टरनून। कभी कभी ऐसा होता है जब रात को बातें ज्यादा कर लो और सोने के लिए कम मिले, और फिर सुबह सुबह मैथ की क्लास हो, तो उसमें कभी कभी ऐसे हो जाती है छोटी छोटी दिक्कत परेशानी। बताओ बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या करा था? भाई मैंने आपको ये बोला होगा कि थ्योरी रिवाइज करनी है। सच सच बताओ, थ्योरी रिवाइज करी? देखो, आपको बस एक बार पढ़ना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप कभी मत पढ़ना, बुक बंद करके रख देना, आपको सब चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। जब आपने फर्स्ट डे थ्योरी पढ़ी होगी, तब आपको लगे होंगे 2 डेज, फिर 1 डे, फिर आधा दिन, और अब तो 1 घंटे में हो जाती होगी वो पूरी थ्योरी रिवाइज। जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, करनी भी चाहिए भाई आपको अगर पास होना है तो। क्योंकि एक बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, मेंस में 15 में से 10 क्वेश्चन, प्री में 3 में से 2 क्वेश्चन यहीं से आएंगे जहां तक हो गया। तो इतनी वैल्यू आप समझ के चलो चीजों की। भाई कुछ आपको होमवर्क दिया था क्या बच्चों? ये क्वेश्चन हो गया था लास्ट क्लास में, आप ये बताओ। उसके बाद फिर आपको पेपर डिस्कस करा देंगे, कौन सा पेपर आप बोलोगे। भाई ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो गया था, ये तो हो ही गया होगा। ये देखो, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो कुछ भी नहीं है, अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर, भाई आप एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी क्या? इस बात को इस पॉइंट को समझो, भी इस क्वेश्चन को छोड़ दो। मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाया था बच्चों, अगर आपके पास है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर एक्यूट एंगल में कहां बनेगा? आप बस इतना बताओ, अंदर बाहर साइड में कहां बनेगा? इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड। और ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा? अब आप ऑर्थो सेंटर की बनाओ, बताओ। ये इन सेंटर नहीं बच्चों, ये तो सरकम सेंटर। अच्छा, ये तो इनसाइड लिखा हुआ था इंग्लिश में। ऑर्थो सेंटर भी, इसका मतलब आप एक बात बोल सकते हो,
देखो आपको मैंने एक बात समझाई थी कि इनसाइड बनेगा, जैसे आपको राइट एंगल में समझाया था। एक बात थोड़ा सा एक बार डीप चलने की कोशिश करो। मैंने आपको राइट एंगल में ये समझाया था, इस राइट एंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा। हेलो मानस, कोई बात नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग का मैसेज कभी कभी लेट हो जाता है। आपका सवेरा तो जब ही होता है जब गुड मॉर्निंग का मैसेज आए। कोई नहीं, इतना तो हम सुबह सुबह एडजस्ट कर लेते हैं बच्चों के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस राइट एंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, तो ये बात आपको बताई थी कि यहाँ बनेगा। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल के अंदर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास सर्कम सेंटर कहाँ बनेगा, सर्कम सेंटर बनेगा एच की मिड पॉइंट पे। तो इसका मतलब बच्चों, जैसे आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है, यह है सर्कम सेंटर, कि भाई एक राइट एंगल के अंदर, एक राइट एंगल में आपको ये बात पता है कि ये जो ऑर्थो सेंटर है यहां बनेगा और सर्कम सेंटर यहां बनेगा। ऐसे ही आपको ऑब्ट्यूस एंगल में भी पता है कहां कहां बनेंगे। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई आप सर्कम सेंटर में बताओ ये कहां बनेंगे। बनेंगे तो दोनों अंदर, ये बात तो आपको पता है, लेकिन अंदर भी कहां बनेंगे। बात समझ आई बच्चों? बनेंगे तो दोनों अंदर। देखो जैसे आपको राइट एंगल के लिए पता है ऑर्थो सेंटर यहां बनेगा, सर्कम सेंटर यहां बनेगा, ऐसे ही आपको ऑब्ट्यूस एंगल के लिए भी पता है कि एग्जैक्ट कहां बनेंगे। लेकिन क्या आपको एक्यूट एंगल के लिए अभी तक मैंने एग्जैक्ट बताया कहां बनेंगे? बताओ भाई, ये तो एक्यूट एंगल है, इसके अंदर भी तो कोई ना कोई जगह होगी कि भाई यहां बनेगा ऑर्थो सेंटर, यहां बनेगा सर्कम सेंटर, इसके अंदर भी तो कोई ना कोई जगह होगी। तो ये उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन बनाती है। तो कभी कभी बच्चों इतना बेसिक क्वेश्चन भी बन जाता है, याद रखना। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो बच्चों को तो यही समझ नहीं आया इसके अंदर बनेगा कहाँ, क्योंकि वो तो रट रखे थे। अब रटी हुई चीजें तो फेल होगी। एक्यूट एंगल आती, अगर राइट एंगल आता तो रटा हुआ था, लेकिन एक्यूट एंगल आ गया, इसमें तो बस आप बनेगा, लेकिन इनसाइड भी कहाँ बनेगा। देखो इस चीज को आप याद रख लेना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको बस आप याद रखना, इससे ज्यादा तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी जिंदगी में भी इस चीज की। यह आपके पास ये तो ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी, ये है क्यू, ये है आर। देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा, तो ऑर्थो सेंटर तो आपको पता ही है कि भाई यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। बच्चों आप इस परपेंडिकुलर को अच्छा से ड्रॉ करना। ऑर्थो सेंटर तो आपको पता ही है कि आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप थोड़ा सा मुझे ये बताओ सर्कम सेंटर कहां बनेगा, तो बच्चों इसमें सर्कम सेंटर ना वो इस टाइप से बनेगा। देखो इसको थोड़ा सा बस याद रखना आप इस बात को, एक तो ट्रायंगल उस हिसाब से नहीं बन रहा। एक सेकंड रुको बच्चों, मेरी जिंदगी में ये बहुत बड़ा दर्द है भाई, क्योंकि वो बात तो आपको तभी एकदम समझ आएगी। भाई सबसे पहले ये हो गया आपके पास ऑर्थो सेंटर। अगर कोई इसमें आपसे पूछे कि सर्कम सेंटर कहां बनेगा, तो बच्चों इसमें सर्कम सेंटर बनेगा इधर की तरफ कहीं। बस आप इसको ऐसे याद कर लेना, ये जो ओ है ये तो ऑर्थो सेंटर हो गया, और ये जो पॉइंट अभी अभी हमने ड्रॉ करा है ये हो गया सर्कम सेंटर। तो आप बस इसको ऐसे याद रखना। करो आप इस क्वेश्चन को रीड, अब बताओ इसका आंसर कितना होगा। इसके लिए वैसे फिगर अच्छी बननी जरूरी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको याद रख लेना बच्चों, इतना तो याद रख ही सकते हो, थोड़ा सा तो आप। कुछ इसमें इस टाइप की फिगर बनेगी, और ये होगा आपके पास सर्कम सेंटर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है भाई, इस ट्रायंगल को फिर से एबीसी हो गया, इसको पी क्यू आर कर लेना। भाई इस फिगर को आप थोड़ा अच्छा सा बनाना, यहाँ तो ये थोड़ा
खूबसूरत बन नहीं पा रही फिगर, लेकिन आप इसको एकदम अच्छे से बनाना। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है पी क्यू एस, पी क्यू एस है आपके पास 60, और उसके बाद बोला है आपने पी और ओ को ज्वाइन करा, ये है आपके पास, इधर है पी और ओ को आपने ज्वाइन करा, ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ये जो है ना, जो आपने पी ओ को एक्सटेंड करा है, ये क्यू आर को मिलेगी बच्चों एस पे। उसके बाद आपको एक चीज बोली है क्यू सी आर, क्यू सी आर मतलब ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये सरकम सेंटर वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है बच्चों आपके पास 130। तो आपको बताना है आर पी एस, आपको ये एंगल बताना है क्या होगा बच्चों। इस फिगर आप पहले आप क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि इसकी फिगर बनाने में थोड़ा इधर उधर हो गया, और क्वेश्चन रीड करके फिगर देखो, समझ आई भाई। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें ओ है ऑर्थो सेंटर, और एक इसको आप नाम दे लो वाई, ये वाई है आपके पास सरकम सेंटर। आपने पी को ओ से मिलाया और आगे एक्सटेंड कर दिया। जब आपने पी को ओ से मिलाकर आगे एक्सटेंड करा, तो ये क्यू आर को किस पॉइंट पे मिली, एस पे। उसके बाद आपको ये बोला है कि पी क्यू एस है 60 और क्यू वाई आर है आपके पास 130। तो आपको जिस एंगल को हमने रेड करा हुआ है, ये एंगल बताना है कितना होगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? थोड़ा सा फिगर एडजस्ट कर लेना इस क्वेश्चन की। बताओ। अब देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए, लेकिन बस इसमें आपको थोड़ा यही देखना था कि ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल में कहां बनता है और सरकम सेंटर कहां बनता है। बस इनको आप याद रख लेना, इससे ज्यादा की तुम्हें कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, आपको एक बात तो बच्चों पता है, अगर मैं सरकम सेंटर के लिए आपसे बात करूं, अगर ये एंगल है ए, तो फिर ये नीचे वाला एंगल कितना होगा। सरकम सेंटर की बात करें, कंफ्यूज मत होना। बताओ, अगर वो ऊपर वाला एंगल है ए, तो नीचे वाला एंगल कितना होगा, 2a। तो बच्चों इसी बात को अगर मैं आपसे रिवर्स करके बोलूं, तब अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि भाई ये एंगल तो है 2a, तो ऊपर वाला कितना होगा। भाई बात तो दोनों सेम है। अगर नीचे वाला एंगल है 2a, तब ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, a। अब इस क्वेश्चन में यही आपको बोल दिया कि भाई ये जो नीचे वाला एंगल है, ये तो 130 है, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा बच्चों, 65। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आपसे कंप्लीट एंगल नहीं पूछा कितना होगा, आपसे कंप्लीट एंगल थोड़ी ना पूछा है। आप रटी रटाई चीजें रखते हो, क्वेश्चन नहीं समझते। आपसे कंप्लीट एंगल थोड़ी ना पूछा, एंगल पी कितना होगा, एकदम 35। आपसे ये वाला एंगल पूछा है आर पी एंड एस, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये जो 65 है, ये तो कंप्लीट एंगल है आपके पास, कि जो पी वाला कंप्लीट एंगल है, ये होगा 65। अब इसके लिए बच्चों आप क्या करो, भाई आपके पास ये एंगल है 90, ये एंगल है 60, तो आप मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। भाई एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। आप ये थर्ड वाला एंगल बताओ कितना होगा, 30। भाई ऊपर वाला कंप्लीट साइड वाला होगा 30, तो राइट हैंड साइड वाला कितना होगा, 35। इस फिगर को भाई आप बच्चों बहुत अच्छे से बनाना। ये थोड़ा हो गया इधर उधर, क्वेश्चन समझ आया बच्चों। फिगर तो आप कर लेना, लेकिन समझ आया क्वेश्चन। देखो वैसे ये क्वेश्चन 1 सेकंड का ही था, लेकिन कितनी बेसिक में बात चली गई कि एक ट्रायंगल के अंदर बनाओ। अब ये बात तो पता है आपको, दोनों ही अंदर बनेंगे, लेकिन बनेंगे कहाँ, एग्जामिनर तो वो पूछ लिया। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। अब देखो हम आगे चलते हैं, करो इस क्वेश्चन को ट्राई। अब देखो फटाफट से, पहले आप ट्राई किया करो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने में आपको 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, अगर आपकी सारी बातें क्लियर है तो।
वरना कितने भी बैठ के सोचते रहो कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी। इस एंगल इसमें कितना होगा आंसर? बस एक बार ये कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट हो जाए जो मैं आपको करा रहा हूँ, उसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के, मतलब एसएससी से भी ऊपर उन क्वेश्चंस को करेंगे। और बेस सबका यही रहेगा, क्वेश्चन आप कोई भी करने चले जाओ, बेस तो सबका यही रहेगा, बेस कभी चेंज नहीं होगा। 140 कैसे करा बताओ करण? मुझे पक्का पता था अगर इस क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा चेंज कर दूंगा तो सारे के सारे बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बताओ कितना होगा इसका आंसर? सर ये सरकम सेंटर है या कुछ और है? ये 140 होगा ना, सकम सेंटर है 2A हो जाएगा उसका। वो तो आप बताओगे ना कौन सा सेंटर होगा, अगर वो भी मैं बता दूंगा फिर तो आपने रट रखा है ऑर्थो सेंटर में 180 माइनस है, सरकम सेंटर में 2A, इन सेंटर में 90 प्लस हाफ ए। 180 माइनस ए अपॉन 2। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, इतना सा कंफ्यूज होता है क्वेश्चन के अंदर, इतना सा चेंज हो और आप कितने बड़े कंफ्यूज हो गए। देखो आप मुझे ये बताओ, तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है? अब तो सब बच्चे कर दोगे एकदम से पहले। ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों अब की बार ऑर्थो सेंटर ना बोल के, भाई बनाए तो अभी भी उसने परपेंडिकुलर ये बेचारे ने, भाई बीई, बीई 90 डिग्री बनाएगा आपके पास एसी पे। उसके बाद आपको बोल दिया सी एफ, सी एफ 90 डिग्री बनाएगा आपके पास कहा, ए बी पे। भाई अगर 90 डिग्री बना रहे हैं तो 90 डिग्री का मतलब क्या है? अब की बार ऑर्थो सेंटर ना बोलकर 90 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री भी तो ऑर्थो सेंटर ही है। ऑर्थो सेंटर में आप ये बताओ अगर ये एंगल है ए, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? भाई ऊपर वाला एंगल भी 180 माइनस है, तो ये नीचे वाला भी कितना होगा? 180 माइनस ए। तो 180 माइनस ए कितना होगा? डायरेक्ट 110। जहां भी आप ऑर्थो सेंटर देखोगे ना, एक बात आप थोड़ा समझ लो, जहां भी आप ऑर्थो सेंटर देखोगे वहां आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वहां आप डायरेक्ट 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इतना दिमाग तो आपका चलना भी चाहिए। अगर ऊपर वाला एंगल है ए तो नीचे वाला कितना होगा? 180 माइनस से। बात समझ आई बच्चों? तो इनको ऐसे मत रटा करो ऑर्थो सेंटर में ये होगा, इन सेंटर में ये। इनको समझो कि ऑर्थो सेंटर कब बनेगा, सरकम सेंटर कब बनेगा। और हिमांश ने तो एकदम अलग ही लेवल का गेम खेला है, 180 माइनस ए अपॉन 2। ये तो शायद कहीं भी नहीं बताया आपको, ये तो बहुत। अब देखो इसको आप ड्रॉ मत करो, आपने जैसे ही देखा ओप्यूस एंगल में एंगल है 110, ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बताना है, तो कितना होगा डायरेक्ट बताओ, ऑर्थो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? अब इसको कोई भी लिख कर नहीं करेगा, डायरेक्ट ऐसे ही बताओ ओरल। भाई ऑर्थो सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 180 माइनस ए, तो कितना बनेगा? 70। जहां भी ऑर्थो सेंटर आ जाए ना वहां आपको पूरी फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, वहां बस आप डायरेक्ट देखो ओप्ट्यूस एंगल है, ऑर्थो सेंटर है, सेंटर पे बना एंगल पूछा है तो कितना होगा? 180 माइनस है, बस बात खत्म। और वैसे करना है तो तुम वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो इसको। इन द गिवन फिगर फैबुलस, इसमें बच्चों फिगर कहाँ है लेकिन? चलो कोई बात नहीं, फिगर भी आ जाएगी इसमें, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ो। अब इन क्वेश्चन के आंसर बच्चों फटाफट से बताने स्टार्ट करो। बी और सी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बच्चों कहां मिला? ऊपर। कितना होगा आंसर? ओरल बताओ।
कितना होगा 90 प्लस हाफ ए, मतलब 90 प्लस 40 130। देखो कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ पा रहे फिर से समझो। देखो करने तो ये ओरली है, इतने सारे क्वेश्चन ऐड करने का मतलब ये है कि भाई आप 2 4 5 7 10 20 क्वेश्चन समझो, उसके बाद आप इनको ओरल करने की कोशिश करो। भाई इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि बी और सी के एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं बच्चों? ओ पे। तो भाई जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, अगर ऊपर वाला एंगल है ए, तो ये नीचे वाला एंगल कितना होगा बताओ? बस आपको इतनी सी तो बात याद रखनी है, 4 सेंटर आपको इतने अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर ऊपर वाला एंगल है ए, तो नीचे वाला कितना होगा 90 प्लस हाफ ए। अब आपको ए के प्लेस पर एक्चुअल में कितना गिवन है 80, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 80 अपॉन 2, 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130। समझ आई बच्चों बात? प्रीलिम्स में तो आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 100%। देखो प्रीलिम्स के लिए मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन बताऊंगा इन सेंटर के, बस 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक मिलेगा तुम्हें, उसमें से एक तो यही हो गया और एक और अभी तुम्हें आगे बताऊंगा। करो इसको फटाफट से, बताओ कितना होगा आंसर। गिनी चुनी इन सेंटर में आपके पास 4 या फिर 5 थ्योरम है बस। फोर्टी भाई जल्दी से बताओ बच्चों, फटाफट आंसर कितना होगा? बाकी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? देखो आपके पास है ए बी एंड सी, आपने ए बी को आगे एक्सटेंड करा, ए सी को आगे एक्सटेंड करा, उसके बाद आपको बोला है यहां से इसका एक्सटर्नल, बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं बच्चों? पी। उसके बाद बी ए सी है आपके पास कितना 100, भाई इधर है आपके पास 100। अभी आपको नोट कराया था ना बच्चों, अगर ऊपर वाला एंगल होगा ए, तो फिर ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस हाफ ए। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा? 9। देखो नीचे वाला जब आप एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट करोगे तो 90 माइनस हाफ ए होगा, जब आप इंटरनल एंगल बाइसेक्ट करोगे तो 90 प्लस हाफ ए होगा। तो ये कितना होगा बच्चों? दूसरा क्वेश्चन इन सेंटर का ये हो गया जो एग्जाम में आ सकता है। 3 ही क्वेश्चन है इन सेंटर के जो एग्जाम में आ सकते हैं। ए की वैल्यू है 100, तो 90 माइनस 50 कितना होगा 40। एक क्वेश्चन तो इन सेंटर का इससे पहले वाला था ये 90 प्लस हाफ ए, एक ये हो गया 90 माइनस हाफ ऑफ ए। आप खुद से समझ जाओगे और आपको लास्ट में जाकर ये पता चलेगा भाई इन सेंटर के तो 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं बस, और एंड मोमेंट पे बस उन तीनों को ही आपको रिवाइज करना है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा जब आपको साइड्स की वन हो, वो आगे आएगा। बोलो इसका आंसर कितना होगा? अब आंसर रुकने नहीं चाहिए बच्चों, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करे हैं जिससे हर एक बच्चे के दिमाग में बात फिट हो जाए। अगर अभी भी दिमाग में बात फिट नहीं होगी तो फिर कभी भी फिट नहीं होगी, इस बात को भी याद रखना। भाई आपने डायरेक्ट देखा, आपको बी ओ सी ए गिवन है तो कितना होगा 90 प्लस हाफ ए, 90 प्लस हाफ ए कितना है आपके पास 35, तो कितना होगा 125। देखो आपके पास है ए बी एंड सी, आपने बी एंड सी के इंटरनल एंगल बाइसेक्ट करे और ये दोनों मिले किस पॉइंट पर? ऊपर। भाई एक बात आपको पहले से ही पता है कि अगर ये ऊपर वाला एंगल है ए, तो फिर ये नीचे वाला एंगल कितना होगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए, मतलब 90 प्लस 35 125। भाई बच्चों अब एक बात बताओ, ये बात तो अब आपको रट गई होगी, बताओ भी समझ नहीं आ रहा? वैसे बच्चों अब तो समझ आना चाहिए, बताओ इसका आंसर कितना होगा? अब इससे ज्यादा आपकी क्या प्रैक्टिस करा सकते हैं?
कितना होगा आंसर? भाई 90 प्लस 25 115। देखो अब तो एकदम क्वेश्चन देखते आंसर निकलना चाहिए ओरल, और प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आएगा आपके सामने 110%। अगर आपसे कह दिया तो फिर कह दिया। बताओ इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर बताओ। भाई अब आप मुझे ये बताओ, अब ये जो आप इन सेंटर कर रहे हो, सच बताना इसमें अभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देखो इन सेंटर में आपके पास 3 क्वेश्चन बच सकते हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझो। इन सेंटर में आपके पास अगर आप थोड़ा सा बात की गहराई में जाओगे तो बस 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो तीनों ही आपको अब रट जाने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस तो बच्चों आपकी अब करा दी। ये एंगल कितना होगा एक बार बताओ फटाफट से। प्रीलिम्स में 50 में से 50 लेकर आने, याद रखना आपको। ये एंगल कितना होगा? 90 प्लस हाफ ए। इन सेंटर में एक प्रॉपर्टी तो आपके पास ये है, अभी हम इसको बस ए ही रहने दो। और दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास, ये एंगल कितना होगा बताओ? नाइनटी माइनस हाफ ए। दो प्रॉपर्टी तो आपके पास ये है, और एक थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास क्या? एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करें। अगर सामने वाली साइड है ए, तो ये कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन सी प्लस बी, और ये उधर कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन सी प्लस बी। इन तीनों को अब आप नोट कर लो, बस एंगल बाइसेक्टर हो गया। भाई वो जो जितना मैंने आपको समझाया था, लेकिन एक्चुअल में तो एंगल बाइसेक्टर बस इतना सही है ना। 3 पॉइंट आप याद कर लो। एक क्वेश्चन 100% ज्योमेट्री का, 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा मीडियन या सिमिलैरिटी में से, थर्ड क्वेश्चन आएगा सर्कल में से। तो बच्चों आपको इन सेंटर की कहानी एकदम क्लियर। अब इन सेंटर का कोई भी क्वेश्चन बन जाए उसको कर दोगे। अगर देखो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि सर मुझे इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको भी बता सकते हो, क्योंकि ऐसा ना हो तब टाइम निकल जाए तब। फटाफट से बोलो बच्चों, जिन बच्चों में बहुत ज्यादा आलस है, जो एकदम आलस है, आलसी बच्चे हैं, सो लेजी, वो बस एच और एन लिख दो कि हाँ कर लेंगे, और एन मतलब नहीं करेंगे। बस एच लिख दो और एन लिख दो, बस अपने उंगलियों को ज्यादा कष्ट मत दो। बस आलस तो भरपूर है एकदम। यहाँ तुम्हें टाइपिंग करने में आलस आ रहा है, रातों रात व्हाट्सएप पे लगे रहोगे, वहां वहां दिक्कत नहीं आती। करो इस क्वेश्चन को अब ट्राई। वहां उंगलियां थोड़ी ना दुखती होंगी। वहां तो क्या होता है बच्चों? मोहब्बतें। करो इसको क्वेश्चन को। आप याद रखना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। प्री में 50 में से 50 और मेंस में 200 में से 200, और 100% तुम्हारे आएंगे। जो मैं समझा रहा हूँ बस वो करते रहो। 110%। जितना मैं समझाऊं उतना समझ लो, जितनी प्रैक्टिस में बोलूं उतना कर लो बस। 250 में से 250 तुम्हारा स्कोर आएगा 100%। करो इस क्वेश्चन को भी एक बार खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे, गलत करोगे, फिर जब मैं समझाऊंगा तब समझ आएगा, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे
तो फिर वो समझ ही नहीं आएगा आपको कभी भी। और बच्चों आप अपनी वोकैब वगैरह अच्छे से एकदम रट लो। मैथ में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, 50 में से 50 आएगा 100%। बाकी सब्जेक्ट को भी साथ साथ अच्छे से लेके चलना। मैथ की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ बच्चों, एंड मोमेंट पे आपको मैं 200 या 300 क्वेश्चन कराऊंगा, बस उनको करना आंख बंद करके और सीधा एग्जाम में। देखो आपको क्या बोला है कि ए बी एंड सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाया होगा और मैं ये बात आपको हर बार बताता हूँ। जैसे ही आपने नाम देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो भी तुम्हें अभी तक पढ़ाया है वो एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए भाई। आप मुझे ये बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी आपको एरिया वगैरह तो पढ़ाई नहीं है। आपको एक ही बात बताइए कि इसकी तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल इक्वल। अभी आपको बस इतना ही तो पढ़ाया है। तो आप मुझे ये बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों कितने कितने होंगे? ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्टिव रहो। तीनों होंगे आपके पास 60-60। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सी डी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी। सी डी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी। तो आपने सी का इंटरनल बाइसेक्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया बच्चों? आपको पहले से ही पता है कि भाई ये एंगल तो हमारे पास कितना होगा 60, और आपने इसका इंटरनल बाइसेक्ट कर दिया, मतलब अब दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 30-30। ये एंगल भी कितना हो जाएगा जब आपने बाइसेक्ट करा है 30, और ये इधर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30। ये तो बच्चों सेम ही बात होगी, एक जैसे हो गए दोनों। एक ही नोट कर लो बस आप, ये एंगल होगा 30। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला है बस उस कंडीशन को करते रहो। आपने डीसी को एक्सटेंड करा ई तक, तो भाई आप डीसी को एक्सटेंड कर दो ई तक। जो क्वेश्चन में बोला है आपको वही करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। उसके बाद आपको बोला है कि भाई ए सी और सीई ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आपको बताना है सी ए ई। तो बच्चों आप फिगर एकदम खूबसूरत सी बनाना। आपको ये वाला एंगल बताना है बच्चों कितना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करो और फिगर देखो, समझ आई फिगर बनानी? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करो और फिगर देखो। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, आपने सी का इंटरनल बाइसेक्ट करा डी, उसके बाद डीसी को अब आपने आगे एक्सटेंड कर दिया ई पर, तो डीसी को आपने आगे एक्सटेंड कर दिया ई पर। उसके बाद आपको बोला है कि भाई ए सी और सीई आपस में इक्वल है, आपको सी ए ई वो ब्लैक वाला एंगल बताना है कितना होगा। भाई अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है इसके आगे। सर मैंने सीडी एक्सटेंड कर दिया था इधर। आपको ये बोला है डीसी, तो आप डीसी को तो एक्सटेंड करोगे। अगर आपको बोलता है कि आपने सीडी को एक्सटेंड करा, तो फिर आप सीडी को एक्सटेंड कर देते आगे। भाई यहाँ बोला है आपने डीसी को एक्सटेंड करा, तो डी है ये और सी है ये, तो आपने डीसी को आगे एक्सटेंड कर दिया। अगर सी डी बोलता तो फिर आप इसको ए बी के आगे की तरफ एक्सटेंड करते। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा बेचारे में। भाई एक स्ट्रेट लाइन कितना होगी? 180। एक स्ट्रेट लाइन कितना होगी? अभी आंसर देखो, अब तो आंसर आ ही गया, लेकिन अब समझ ही लो पूरा। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180, उसमें से ये इधर वाला एंगल हो गया 30, तो ये जो आगे एंगल बचा ये कितना होगा? ये बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ही है। जब आप इसको खुद से बनाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये जो आगे वाला एंगल है ये कितना बचा? 150। अब इसके बाद बच्चों आपको एक बात तो पहले से ही बता रखी है कि ए सी और सीई दोनों इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो मतलब सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा 15, और ये इधर वाला एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये भी कितना हो जाएगा 15। और बताओ आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल बताओ कितना होगा। ये 150 समझ नहीं आया,
बेटा ये तो जरूर समझ आना था, क्वेश्चन समझ आए या ना आए। एक स्ट्रेट लाइन कितना होती है संदीप? ये जो आपके पास डीसी है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये तो थोड़ा फिगर इतना वैसा बन गया मतलब। सर डीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। डीसी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। मैंने आपको बोलकर बताया तो था, ये फिगर थोड़ी ऐसा हो गई। जब आप इसको पूरा प्रॉपर बनाओगे ना, तो ये स्ट्रेट लाइन ही आपके पास आएगी। तो ये कितना है 30। एक स्ट्रेट लाइन 180 होगी, इधर वाला 30 है, तो इधर वाला कितना होगा? हाँ हाँ सर, समझा 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 सर, समझा। वो डीसी वो बाइसेक्टर है तो वो 30 ये होता है। लेटरल हाँ ट्रायंगल है ना सर। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो मैंने अभी आपको बोल के बताया था ना कि ये जो डीसी है सीई, ये स्ट्रेट लाइन होगी एक, जब आप इसको अपने अच्छे से बनाओगे तो। अब आप यस मुझे एक ओके। बार बताओ, अब इसके सारे एंगल फाइंड आउट करके देख लेते हैं भाई, जरूरी थोड़ी ना एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। बताओ ये एंगल ऊपर वाला कितना होगा, ये वाला एंगल? सब बच्चे बताओ, चुपचाप मत बैठो। भाई ये तो आपके पास 60 होगा। वो तो बेचारा पहले से ही बोल रहा है कि वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तो 60 होगा। इधर वाला है 60, ये है आपके पास 30। तो आप मुझे ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है। सब कुछ फाइंड आउट करके देख लो, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 90। उसके बाद आप मुझे ये बताओ एंगल बी कितना है आपके पास। क्वेश्चन का आंसर तो 15 हो गया। उसके बाद एक बार हम इसके सारे एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। 60, और ये इधर वाला एंगल तो भाई आपको पता ही है कितना है, 30। तो अब आप मुझे ऊपर वाला एंगल बता दो कितना होगा। 90। समझ आई बच्चों बात? अब देखो आपने सारे के सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए। एग्जाम में कुछ भी आ जाए, अब तुम्हें पहले से ही पता है कि भाई मुझे तो सब आता है, तुम्हारा पहले ही कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बात समझ आई बच्चों? लेकिन इसका आंसर तो यही होगा 50। हमने तो बाकी सब फाइंड आउट कर लिए एक बार। देखो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, इसको बस नोट कर लो, वैसे ही क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, एरिया। मैं आपको पढ़ाऊंगा 2D। 2D में इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये पॉइंट आएगा, तो यहाँ आप इसको नोट कर लो। वहां मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आया, एकदम क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ इसको नोट कर लो, बीच में क्वेश्चन आ गया तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस होगी r इक्वल्स टू a अपॉन √3। और इसके साथ साथ इसको भी नोट कर लो, ये कितना होगी, आउटर सर्कल की रेडियस ये होगी। इन दोनों को आप नोट कर लो। जब हम 2D में इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये कैसे आए। तो लेकिन अभी आप इनको नोट कर लो। इन सर्कल की रेडियस होगी a अपॉन 2√3। आउटर सर्कल की रेडियस होगी, सर्कम सर्कल की रेडियस होगी a अपॉन √3। नोट कर लिया बच्चों इनको? बस आप इसको नोट कर लो, आगे का काम मेरा है। ये भी समझ आ जाएगा आया कैसे, लेकिन वो समझ आएगा एरिया में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज्योमेट्री में इतना रोल नहीं है जितना वहां है। अब देखो ये जो ए है, ये है आपके पास साइड, मत आर तो रेडियस है। ये जो ए है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। बस ए के प्लेस पर वैल्यू पुट करके मुझे आंसर बता दो कितना होगा। फिर एक क्वेश्चन को बीच में क्या छोड़ते, इसको लिखकर याद कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू 6 अपॉन 2√3। तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन √3। भाई √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा √3। बात समझ आई बच्चों? इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक बार बस नोट कर लो। इन दोनों को एक ही जगह नोट कर लो। देखो चलो मैं आपको एक बात समझाई देता हूँ। नोट कर लिया बच्चों इन दोनों को? फटाफट से बोलो। आप एक साथ इनको नोट कर लो एक बार, फिर आपको थोड़ा ऐसा लगेगा
कि एक चीज आपकी कहीं है कहीं है, ये मैं आपको समझाऊंगा तो 2D में, लेकिन यहाँ आप 2-3 चीजें नोट कर लो। आप मुझे ये बताओ, किसी भी ट्रायंगल के लिए r इक्वल्स टू कितना होगा, आपको इन सेंटर में नोट कराया होगा। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, r इक्वल्स टू कितना होगा? r इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल कितना हो, अगर आपको इन सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। सर्कम सेंटर में आपको सर्कम सेंटर की रेडियस बताई होगी सेम इसी टाइप से। बताओ क्या नोट कराया था? बोलो बच्चों, चुपचाप नहीं बैठना। आप चुपचाप बैठोगे तो लॉस आपका होगा। ये नोट कराया होगा आपको ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये तो किसी भी सर्कल के लिए है, कोई भी सर्कल क्यों ना हो, यहां से तो आप कर ही सकते हो। फिर भी मैंने आपको बताया था कि अगर कभी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो कितना होगी रेडियस। ये दोनों तो हर एक ट्रायंगल के लिए है। सब कुछ भूल जाओ तो इन दोनों को याद रखना, लेकिन फिर भी आपको अलग से नोट कराई थी राइट एंगल के लिए, और ये भी समझाया होगा कि वो आई कैसे थी। आपको हर एक पॉइंट का जिस दिन ये क्यों क्लियर हो गया ना, उस दिन सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी आपकी। भाई आपको राइट एंगल के लिए बताया था P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ये बात कर रहे हैं हम राइट एंगल की। राइट एंगल में R कितना होगा? चुपचाप नहीं बैठना बच्चों, ना पीछे देखना। अब आपको, आप डेली रिवाइज करते हो, आपने तो बोला था। H अपॉन 2। ये ऊपर वाला तो हर एक ट्रायंगल के लिए है, नीचे वाला राइट एंगल के लिए है। और अगर मैं आपसे इसी टाइप से पूछूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आर कितना होगा, ये दोनों आपको समझा दिए, और ये नीचे वाला समझ आएगा आपको 2D में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आर कितना होगा? ए अपॉन 2√3। और इधर ये आर कितना होगा? ए अपॉन √3। बस इनको नोट कर लो आप एक ही जगह। इनके आगे एक बार लिख भी लेना आप, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ये ऊपर वाले जो दोनों हैं, ये तो हर एक ट्रायंगल के लिए है। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल आ जाए, आप इसको अप्लाई कर देना, आपके सब कुछ आ जाएगा जो जो आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो नीचे वाला है, ये है ओनली राइट एंगल के लिए। और ये जो थर्ड वाला है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ये ओनली इक्विलेटरल के लिए, ओनली राइट एंगल के लिए, ये है ऑल एंगल्स के लिए। कोई भी ट्रायंगल आपके पास आ जाए, इनको आप नोट कर लो एक ही जगह। फिर आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा कि वहां कितना था, वहां कितना था, वहां कितना था। नोट हो गया बच्चों? बताओ अब इसका आंसर कितना होगा? बोलो बच्चों। भाई 90 प्लस हाफ ए होगा। तो आपको अब की बार कंपैरिजन करना, ए अपॉन 2 से तो ए अपॉन 2 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना बचेगी? 90। भाई इस क्वेश्चन को अब आप कर लोगे, मुझे पता है नहीं करोगे आप। देखो इतना तो बच्चे में अब आपको जान ही गया। फिर आप इसको बस ऐसे ही छोड़ दोगे। अगर आज ये क्वेश्चन मैंने ऐसे छोड़ दिया ना, तो फिर ये ऐसे ही छूटा रहेगा आपकी नोटबुक में भी। आप मुझे ये बताओ, अगर ऊपर वाला एंगल है ए, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा इन सेंटर में? और ये आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? ए अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 90। तो ये हो गया आपका आंसर।
करो, चलो इसको भी कर लो। जब इतना कर ही लिया तो फिर इसको भी करो। इन सेंटर तो एकदम दिमाग में बैठ ही जाए। देखो अब इन सेंटर के क्वेश्चन में तो मैं सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए भाई। डायरेक्ट देखो वो कितना है 6, तो उसका डबल कितना होगा 12। भाई ये 90 से कितना ज्यादा है? ये जो 96 है ये 90 से कितना ज्यादा है? 6। 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। आपका आंसर आ गया। अब ये तो अब ऐसा क्वेश्चन बनिए कि आप देखो, मार्क करो, आगे निकलो। मतलब अब तो सोचना भी ना पड़े कुछ। ये क्या आ गया भाई? फिर से इन सेंटर आ गया, फिर से करो। कब तक नहीं करोगे बताओ? एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब रट जाएगा एकदम। भाई मैं आपको मैथ के लिए समझा रहा हूँ। मैथ के लिए अपना टारगेट प्री में 50 में से 50 और मेंस में 200 में से 200। आपका जो टारगेट है ना वो कंप्लीट 250 का होना चाहिए। इस बात को याद रखना। ये कितना होगा? 90 प्लस हाफ के, मतलब 90 प्लस 25 150। फिर से इन सेंटर। अब तो बता ही दो बच्चों आंसर। आखिरकार वो कौन सा दिन आएगा जो सबके सब बच्चे आंसर बताएंगे? एक क्वेश्चन का आंसर सब बता दो। तो फिर बातों में मजा भी आए। देखो अभी इसको करो। अब आप पेन नहीं चलना चाहिए। अब अपना पेन का कैप लगा के साइड में रख दो। इसका आंसर बताओ। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है 3 4 एंड 5। 5 भी है इसमें बच्चों, आप कर लेना। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है 3 4 एंड 5। आपको इन सर्कल की रेडियस बतानी है क्या होगी। पेन नहीं चलना चाहिए किसी का भी। देखते हैं कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं। भाई अब तो आपको समझ आ ही गया बच्चों। अब मैं आपको इसको लिख कर दिखा देता हूँ। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो अभी तो नोट कराया था तुम्हें 1 मिनट पहले। आर इक्वल टू कितना होगा? P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। आपको अभी 10 सेकंड पहले नोट कराई थी ये बात। आप यहीं तक आते आते भूल गए। आर इक्वल टू कितना होगा? P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। तो बस इसमें क्या दिक्कत है फिर आपको? एच की वैल्यू है आपके पास 5 माइनस ये कितना होगा? 3 प्लस 4 7 अपॉन 2। 2 अपॉन 2 कितना होगा? 1। ये हो गया आपका आंसर 1 सेंटीमीटर। बताओ कितना होगा आंसर? पेन नहीं चलाना। अब पेन ना चले तुम्हारा बिल्कुल भी। बताओ इसका आंसर कितना होगा? आपको बी ओ सी बताना है। ये नीचे वाला एंगल कितना होगा? ऊपर ए आपको गिवन है, नीचे वाला बताना है। 1 सेकंड है बस तुम्हारे पास, बताओ आंसर। रट जाए ये बात। ट्रायंगल के 80 क्वेश्चंस कराने का मतलब यही है। जिन चीजों को आप पेन से करते थे अब वो लास्ट तक आते आते रट जाए एकदम, और आप इनको ओरल करने लगो। भाई अब ये कितना होगा? 70। 90 माइनस हाफ ऑफ ए। ये कितना होगा? 90 माइनस 20 कितना होगा? 70। ये हो गया आपका आंसर। पेन नहीं चलाना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कम से कम अभी तक लास्ट 1 ईयर के अंदर ये क्वेश्चन अगर आप कम से कम इसी एक क्वेश्चन को देखोगे तो कम से कम 10 टाइम्स आ गया ये। दुनिया इसको कैसे भी करे, तुम्हें इसके लिए पेन नहीं चलाना। बताओ कैसे करोगे? और अब नहीं करोगे ना फिर तुम्हारी पिटाई होगी। आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब बच्चों आप तो ये तो फिर आप पिटाई वाले काम कर रहे हो। किसी का भी आंसर नहीं आया, एक बच्चे का भी।
इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा। ये बात आपको कितनी बार नोट कराई थी, बताया था या नहीं बताया था? ये जो ऊपर इसका बेसिक भी समझाया था और ये भी बताया था कि भाई ये जो ये वाला एंगल है ये इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा। तो अब तो तुम्हें इसमें सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए बच्चों, वो आपको थ्योरी समझाई थी, ये आपके क्वेश्चंस है। समझ आई बच्चों बात? ये अकेला ही क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ गया एग्जाम के अंदर। तुम्हें ये भी समझाया था कि ऐसा क्यों होगा, अब क्यों होगा वो बात तो पीछे गई। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अब आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए, दोनों के डिफरेंस का हाफ, आंसर आ गया बस। चलो आगे 3 क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, बस देखोगे और आंसर, देखोगे और आंसर। पेन नहीं चलाना, बताओ कितना होगा। लास्ट क्वेश्चन है बस ये, पेन नहीं चलाना आपको। अगर आपके पास एंगल ए है ए, तो एंगल ओ कितना होगा? नाइन्टी प्लस हाफ ए। आप एक बात याद रखना, अगर आपको ज्योमेट्री समझ आ गई ना, अकेली ज्योमेट्री अगर आप समझ गए तो आपको 60% एडवांस मैथ समझ आ गई। इस बात को याद रखना, क्योंकि अभी जब आप, आज की क्लास तो बस यहीं तक, जब आप वो करोगे ना 2D हम स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा कि भाई यहाँ से आपने ये कर दिया, यहाँ से ये कर दिया, अगर आप यहाँ एक सर्कल रख दो तो रेडियस, यहाँ सर्कल रख दो तो उसकी रेडियस, और ये आपको तभी समझ आएंगे जब ये बातें क्लियर होंगी। इसलिए मैं आपको इतनी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसके पहले वाला आपको क्लास में कराया था, अब क्लास वाली थ्योरी में से देखना इसको। इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा ये ऊपर वाला एंगल। 100% ये क्वेश्चन कराया होगा आपको। अगर आपसे नहीं होगा तो कल क्लास है बच्चों आपकी एडवांस मैथ की, तो फिर आगे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे हम कल। एक बार इसको बेसिक से ट्राई करना, संदीप अगर नहीं होगा तो कल की क्लास में कर लेंगे इसको, ठीक है? और कल कोशिश करेंगे कि भाई ये सब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब हम इन सेंटर वाले क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। ये जो सेम टाइप के हैं ये भी देखो वही क्वेश्चन है फिर से, और बाकी अगर कुछ बचेगा, पहली बात तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चंस को कल करेंगे, और कल के बाद जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग बचेंगे उसके लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप बचे हुए क्वेश्चंस को कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी सेम, फिर ऐसे उनका बेसिक समझेंगे, फिर उनके ऊपर बेस क्वेश्चन, फिर उसके बाद सर्कल का बेसिक, सर्कल के ऊपर बेस क्वेश्चन, बस ये कंप्लीट। जो मैं आपको फिर से समझ आ रहा हूँ, ज्योमेट्री का रिवीजन करते रहो करते रहो। इतने धुरंधर बच्चे हैं उनको पूरी मैथ आती है लेकिन ज्योमेट्री नहीं समझ आती। देखो इसकी तो कोई वर्कशीट ही नहीं है, तो सब कुछ आपको मैं खुद से ही करा रहा हूँ, आप बस इसी को बार बार करते रहो। कम से कम मैं आपको 500 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद भी मुझे, मेरे पास और भी क्वेश्चन है जो एसएससी के स्टैंडर्ड से ऊपर के हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन उसका भी बेस यही होगा। तो आप इसको अगर अच्छे से क्लियर कर लोगे तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके पास ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं करोगे। लेकिन बातों को समझना और रिवीजन आपको ही करना पड़ेगा। और इतनी उम्मीद तो है ही मुझे कि बच्चों आप सब मेहनत करोगे ही। जब हम इतनी कर रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं करोगे भाई? मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आसान होता, मैं बस आपको नोट करा देता, ऊपर वाला एंगल ए, नीचे वाला 90 प्लस हाफ ए, 90 माइनस हाफ ए, लेकिन वो उससे मजा नहीं आता। बच्चों के साथ कुछ गलत करके कहाँ जाना है बताओ? आप बस पढ़ते रहो, बाकी काम मेरा है। आपके 100% 250 आउट ऑफ 250 आएंगे, ये गारंटी है, बस आप पढ़ते रहो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
रिवीजन करते रहो साथ के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम।